आज मैं आपको अपठित गद्यांश पार्ट वन ग्रामर का पार्ट वन है। तुम्हारी परीक्षा का भी पहला प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही अपठित गद्यांश होता है और दूसरा अपठित पद्यांश होता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं अपठित गद्यांश ग्रामर का पार्ट वन चैप्टर नंबर 1 अनसीन प्रोज एसेज। तो अपठित गद्यांश, अपठित का मतलब क्या होता है? जो ना पढ़ा हुआ हो। अपठित अ प्लस पठित अर्थात जो पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ है। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होता। इसमें विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता एवं व्याकरण विषय की ज्ञान का पता चलता है। ये किसी बाहरी किताब का कोई एक पैसेज होता है, 1 या 2 बड़ा पैराग्राफ होता है और उसके नीचे में 4 या 5 प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर ऊपर गद्यांश में होता है। लेकिन जो प्रश्न होते हैं ना, प्रश्न की जो भाषा होती है वो दूसरी होती है, जिसमें थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं और जो अनसीन पैसेज को 2 बार 3 बार गहराई से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ते हैं, वे बहुत आसानी से उसके उत्तर को लिख देते हैं। प्रश्नों के आधार पर ही उत्तर लिखना होता है। तो ध्यानपूर्वक सबसे बड़ी चीज होती है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अपठित गद्यांश गद्य का ऐसा अंश है जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है। ये कहीं दूसरी किताब से आया। इसमें विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता और रुचि के बारे में पता चलता है। वो भाषा को कितना जानता है, व्याकरण को कितना जानता है, पैसेज के भाव को कितना समझता है, अर्थ को कितना समझता है, अर्थ को समझने की कितनी उसकी क्षमता है, इसके बारे में पता चलता है। तो अपठित गद्यांश का उद्देश्य है विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना और उस विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता का वृद्धि करना, विद्यार्थियों की एकाग्रता, संवेदनशीलता में वृद्धि करना, अध्ययनशीलता में वृद्धि करना आदि। तो हमें अनसीन पैसेज को कैसे बनाना चाहिए, कि किन किन बिंदुओं पर हम पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखो, अनसीन पैसेज वो ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। अनसीन पैसेज के उत्तर जो हम लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल, सहज, सुबोध, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। अनसीन पैसेज की जो उत्तर की भाषा हम लिख रहे हैं वो सरल होनी चाहिए, सहज और सुबोध होनी चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। जरूरी बात। गद्यांश का क्या शीर्षक से संबंधित एक सवाल आता है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश को कैसे खोजा, गद्यांश के शीर्षक को कैसे खोजा जाता है? गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, सटीक और उपयुक्त होना चाहिए। सटीक और उपयुक्त होना चाहिए। फिर से बता रहे, गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो छोटा होगा, सटीक होगा और उपयुक्त होगा। गद्यांश का शीर्षक कैसे निकाला जाता है?
जब आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के केंद्रीय भाव, मुख्य भाव, केंद्रीय और मुख्य भाव में ही उसका पैसेज होता है और शीर्षक होता है, और शीर्षक हमेशा आरंभ या अंत में होता है। जब आप शीर्षक लिखेंगे उसका, तो गद्यांश के मूल भाव से संबंधित होता है वो, इसलिए ध्यान रहे गद्यांश के मूल भाव को समझिए और समझकर ही शीर्षक बनाइए। शीर्षक सटीक और छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए और गद्यांश के मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश में दी गई उत्तरों का संबंध गद्यांश से होना चाहिए। गद्यांश से बाहर उत्तर नहीं लिखने, गद्यांश के अंदर से ही उत्तर लिखना है। गद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझने का प्रयास कीजिए। गद्यांश का शीर्षक हमेशा मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए। पहले गद्यांश आपने पढ़ा, उसके बाद प्रश्नों को ध्यानपूर्वक और उसके बाद उनके उत्तर को चिन्हित कीजिए, कहाँ कहाँ पर कौन सा उत्तर है। प्राय देखा गया है कि गद्यांश का अवतरण का केंद्रीय भाव ही उसका शीर्षक। तो आइए कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम सबसे पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले आप पैसेज पूरा पढ़ लेंगे। पैसेज पूरा पढ़ने के बाद अब उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ऐसा करने से गद्यांश का विषय एवं उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिए, वो आपको फिर समझ में आ जाएगा। फिर एकाग्रता पूर्वक गद्यांश पढ़कर उनके उत्तर खोजिए। बोध एवं अर्थ ग्रहण के आधार पर गद्यांश के मूल भाव को भली भांति समझने का प्रयास कीजिए। गद्यांश के मूल भाव, महत्वपूर्ण शब्दों और विचारों को रेखांकित कर लीजिए। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। मैंने अभी एक बात कही, हमेशा आंशिक पैसेज में, प्रोज पैसेज में उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। उत्तर सटीक, सारगर्भित, संक्षिप्त और सरल और विषय अनुकूल होने चाहिए। गद्यांश की विषय वस्तु से संबंधित उत्तर संक्षिप्त, रोचक। उत्तर हमेशा शब्द सीमा के अंदर ही लिखना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर उत्तर लिखने का प्रयास ना करें। तो आप यदि आंशिक पैसेज में पूरे नंबर पाना चाहते हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इन बिंदुओं पर अगर ध्यान देकर आंशिक पैसेज बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो गद्यांश का मूल भाव समझे, भाषा पर अपना अधिकार बनाएं, प्रश्नों के सटीक उत्तर खोजें, अपने विचारों को सहज रूप से अभिव्यक्त करने में अपनी कुशलता दिखाएं, अपनी भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाएं, तब ये अच्छा बना सकता है। यह आंशिक जो पैसेज होता है वो 8-10 लाइन का होता है, कभी छोटा आता है, कभी बड़ा भी आ जाता है, और उसमें 5 प्रश्न होते हैं। आंशिक पैसेज के नीचे में कितने प्रश्न होते हैं? 5 प्रश्न होते हैं। और इसमें गद्यांश से के साथ साथ ग्रामर के भी प्रश्न होते हैं, जैसे समास का नाम बताओ, संधि करो, या उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो, हैं, या विलोम शब्द लिखो, या पर्यायवाची शब्द लिखो, या विशेषण लिखो। ऐसे भी कभी कभी सवाल ग्रामर के उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और पूरे नंबर वाले, आपका 1 नंबर भी नहीं कटे, इसके लिए आपको
पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपको उत्तर लिखने हैं। आपकी किताब में, ग्रामर किताब हमने देखी है, ग्रामर किताब में बहुत सारे अनसिन पैसेज दिए हैं और उसके नीचे प्रश्न और उत्तर दोनों दिया, उनसे आप अभ्यास उनको पढ़िए। हार्वर्ड प्रेस के द्वारा जो ग्रामर किताब आपको क्लास 10 के लिए दी गई है स्कूल से, उसमें अनसिन पैसेज के बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको पढ़िए। उनके नीचे जो प्रश्न हैं उनको भी पढ़िए और उनके उत्तर भी वो लिखे हैं उनको भी पढ़िए, ताकि आपको पता चले अनसिन पैसेज कैसे आता है, कैसे उसको हल किया जाता है और किस प्रकार उसके सारे उत्तर लिखे जाते हैं। ये सारी बातें आप ग्रामर किताब से पढ़कर समझ सकते हैं। जो बातें हमने अभी अनसिन पैसेज की कही हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, उसके आधार पर भी आपको बनाना है। तो अनसिन पैसेज जितने नंबर का है उसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो जीके हैं जिसको समझना है और लिखना है। प्रश्न भी वही है, उत्तर भी वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है। अब तुमको एकाग्रता दिखानी है, होशियारी दिखानी है, अपना ज्ञान दिखाना है और उत्तर पूछ के लिखना है। तो पढ़ते रहिए, अनसिन पैसेज को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और उसको बनाने का प्रयास। घर में आप अभ्यास भी कीजिए। जैसे अनसिन पैसेज पढ़ लिए, नीचे प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों को देखिए, उसके बाद रफ कॉपी में उसका उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। आंसर मत देखिए, आप बना लेने के बाद फिर आंसर के साथ मिलान कीजिए कि आपने कितना सही लिखा। आप खुद को टेस्ट कीजिए कि आप अनसिन पैसेज के उत्तर को सही ढंग से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ये अभ्यास आप 5 बार कीजिए। ऐसे ही अभ्यास करते रहिए तो अनसिन पैसेज बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी आपके पास और भी कोई हेल्प बुक है, कोई गाइड है, कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक है, या कोई टेस्ट पेपर है या कोई टुगेदर की कंपनी का कोई है, किसी भी कंपनी का कोई भी तुम्हारे पास हेल्प बुक है, उसमें अपठित गद्यांश अनसिन प्रोज पैसेज को निकालें और उसको पढ़ें और उसको लिखने का अभ्यास करें। एक दिन में एक कर लो तो बहुत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप अनसिन पैसेज नहीं बना पाएंगे। अभी हमने देखा है कि अनसिन पैसेज में खाली प्रोज दे रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कभी कभी पोट्री भी देता है, यानी अपठित काव्यांश भी देता है। अपठित काव्यांश भी देता है। मान लो अपठित काव्यांश आया तो उसको कैसे बनाना है वो भी हम आपको कुछ आइडिया बता रहे हैं। देखो, अपठित काव्यांश मतलब जो कविता आपने कभी नहीं पढ़ी, ये किसी दूसरी किताब से आई है और इस कविता के अंश को या इस कविता को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, इसे पहले आपके द्वारा नहीं पढ़ा गया है, तो ये पाठ्य पुस्तक से नहीं आती। ये निर्धारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें से नहीं आती, ये दूसरी किताबों से आती है। अच्छा, तो अपठित काव्यांश को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले कविता को आप पढ़िए, ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ कविता को पढ़िए और उसका केंद्रीय भाव, अर्थ, सरल अर्थ को समझें, फिर उसका भावार्थ को समझें, फिर उसके केंद्रीय भाव को समझें। सबसे पहले सरल अर्थ क्या है वो समझें,
फिर आप दिमाग लगाएं, उसका भावार्थ समझें, फिर उसका केंद्रीय भाव समझें। काव्यांश को, मूल भाव को जब आप समझ में आ जाएगा तो आप नीचे लिखे 5 प्रश्नों को देखिए। कविता में कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न। 1 2 3 4 5 प्रश्न आते हैं। तो जब काव्यांश के मूल भाव को आप समझ जाएंगे और नीचे प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसका उत्तर ध्यानपूर्वक लिखने का कोशिश कीजिए। उत्तर काव्यांश के आधार पर भी लिखे जा सकते हैं। जो काव्यांश में शब्दों को प्रयोग किया गया है उसी शब्दों का आप काव्यांश में भी, उत्तर में भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर संक्षिप्त, सटीक और विषय के अनुकूल होना चाहिए। मतलब जो सवाल पूछा गया है, जिस विषय का सवाल, उसी विषय का उत्तर भी होना चाहिए, प्रसंग के अनुसार उत्तर होना चाहिए। शीर्षक, कविता का मूल भाव जो होता है वही उसका शीर्षक भी होता है। इसमें भी शीर्षक छोटा बनाना चाहिए और पूरे मूल भाव को बनाना, मूल भाव को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। कविता का शीर्षक आरंभ या अंत में होता है। प्रश्नानुसार सारे प्रसंगों को पढ़कर समझकर ही उसका उत्तर लिखना चाहिए। कविता अनसीन पैसेज काव्यांश को बनाने में यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो इसे बनाना बहुत आसान है। दिखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब हम फेस करेंगे, जब उसको हल करने का प्रयास करेंगे, उसके साथ संघर्ष करेंगे, तो धीरे धीरे वो आपका जो कठिन काम हो आसान हो जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं है। अनसीन काव्यांश में, अपठित काव्यांश में कठिन कुछ नहीं है। दिखता कठिन है लेकिन होता कठिन नहीं है। आपकी क्लास के अनुसार, आपके स्तर के अनुसार सब कुछ होता है। आप उसको, उसके साथ लड़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए, उसको फेस कीजिए और उसको परास्त कीजिए। खराब समझ तो बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो काव्यांश का उद्देश्य क्या होता है? काव्यांश का उद्देश्य होता है उसके अर्थ को समझाना, शब्दों के अर्थ को समझाना, कविता की कोमलता को बताना, उनकी भावनाओं को प्रकट करना, भावनाओं को व्यक्त करना है। तो कविता की भाषा कुछ दूसरी होती है। कविता के शब्द कुछ दूसरे होते हैं, तो कठिन नहीं है। कविता कम से कम शब्दों में गहरे से गहरे अर्थ को बताती है। इसलिए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके प्रश्नों को अगर उत्तर लिखते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। इसमें भी 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्नों में इसमें भी देखिए ग्रामर से जुड़े हुए सवाल भी आते हैं। 3 सवाल काव्यांश से होते हैं, 2 सवाल ग्रामर के भी इसमें आते हैं। तो आप जब भी इसको हल करेंगे, जब इसको बनाएंगे, तो बनाते समय थोड़ा सा ध्यानपूर्वक 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप बनाएंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से बन जाएंगे। इसके लिए भी आपको अभ्यास की दरकार है। अभ्यास करना पड़ेगा। आपके पास जो भी ग्रामर बुक आपके पास जो है उसको निकालिए, काव्यांश, पठित काव्यांश को देखिए और उसका सरल से सरल वाला जो कविता है उसको निकालिए, उसको पढ़िए, उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसको भी पढ़िए। उसके बाद उसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। कविता को देखकर इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, सरल से कठिन की तरफ चलें। पहले सरल से सरल कविता का अर्थ लिखें, फिर थोड़ा कठिन कविता का अर्थ लिखें। 5 काव्यांश का उत्तर बिना देखे लिख लिए तो आप समझ लिए परीक्षा में आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छे से अच्छा नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार आज मैंने आपको क्या बताया? अपठित गद्यांश
गद्यांश और अपठित काव्यांश। और मदद के लिए, हेल्प के लिए हर्बल प्रेस के द्वारा जो 10वीं कक्षा के लिए ग्रामर बुक दी गई है, उसको खोलिए और उसको पढ़िए। इसमें अपठित गद्यांश को बनाने के नियम भी हैं। बनाने से पहले किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? नियम होते हैं तुम्हारे जीवन के, कुछ नियमों में तुम्हारे घर के कुछ नियम है, तुम्हारे परिवार के कुछ नियम है, समाज के कुछ, देश के कुछ नियम है, और नियमों के अनुसार सबको चलना पड़ता है। नियम से सब चलते हैं, सब व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार अपठित गद्यांश और पद्यांश को बनाने के भी कुछ नियम हैं, और उन नियमों का पालन करके यदि आप बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको पूरा नंबर लेना है। इसके लिए आपके पास जो ग्रामर किताब है क्लास 10 के लिए हर्बल प्रेस के द्वारा, उसमें सब कुछ है। मैंने उसको पढ़ा है, और पढ़ने के बाद मेरी सलाह है आप भी उसको पढ़ो, समझो, और बिना देखे उसको बनाने का प्रयास करें। तो ये है अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब हम आपको बता रहे हैं निबंध लेखन। पाठ 2 है, लिखते हैं पाठ 2, निबंध लेखन। अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसे राइट। निबंध क्या है? देखिए, आपकी परीक्षा में 3 निबंध आते हैं। कितने निबंध आते हैं? 3 निबंध। 3 निबंध में संकेत बिंदु दिए रहते हैं। संकेत बिंदु के आधार पर आपको बनाने पड़ते हैं। मतलब जो बिंदु आपको दिए हैं, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध लिखना है। और ये 8 या 10 नंबर का आता है। कल मैं पेपर देख के आपको बताऊंगा। तो 3 निबंध में कोई एक लिखना है, और ये जो 3 निबंध हैं अलग अलग विषयों पर लगते हैं। तो ध्यान देना है क्या कि इन 3 निबंधों में सबसे सरल आपको क्या लगता है? जो आपको सबसे सरल लगता है उसी विषय पर अपनाएं, और इसको लास्ट में प्राय बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट में रहता है। पत्र, निबंध और विज्ञापन, ये आपके हिंदी पेपर के लास्ट में रहेगा। ग्रामर का ये जो 3 विषय हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन और विज्ञापन लेखन, 5 नंबर का जो आता है वो लास्ट में रहता है। तो निबंध लेखन, निबंध, अच्छे निबंध की क्या विशेषता है? अच्छा निबंध आपको लिखना है तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? निबंध लेकिन ये गद्य कसौटी है। निबंध यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ है। निबंध लेखन एक कला है जिसके माध्यम से लेखक या विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, अपने ज्ञान को बताते हैं, अपनी प्रतिभा को बताते हैं, अपनी क्षमता को बताते हैं और अपने ज्ञान को बताते हैं। निबंध से ही पता चलता है कि आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है। अंग्रेजी में भी निबंध आता है, उड़िया में भी निबंध आता है, और हिंदी में भी निबंध आता है। तो आपको हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है, तब आप निबंध अच्छा लिख सकते हैं। आप अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप अंग्रेजी में अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। आपको उड़िया भाषा का अच्छा ज्ञान है, तब आप किसी भी विषय पर निबंध को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप उड़ीसा में रहते हैं, आपको उड़िया भाषा आनी चाहिए। उड़िया बोलना है, उड़िया पढ़ना है और उड़िया लिखना है। ये हमेशा चलते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम में आपका उड़िया हो या न हो, आप उड़िया समाचार पत्र पढ़िए, उड़िया किताबें पढ़िए, उड़िया कहानी पढ़िए, घर में उड़िया बोलिए, दोस्तों से उड़िया बोलिए। उड़िया भाषा आपके लिए बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत चाहिए। ये हमारी स्टेट की लैंग्वेज है। हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की लैंग्वेज जानना हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है? हाँ, निबंध। तो निबंध में
सीमित समय होता है, सीमित शब्द भी होते हैं, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में। तो जो समय सीमा और शब्दों की सीमा है, उसी समय और शब्दों की सीमा में रहकर ही हमको निबंध लिखना चाहिए। संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखें। कल हम पेपर में आके आपको अच्छी तरह और समझाएंगे। पिछले साल का पेपर हमारे पास है, हम उसको लाकर आपको समझाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अनसीन पैसेज कैसे बनाते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, विज्ञापन कैसे लिखते हैं आदि। विषय हमने पढ़ा दिया, समझा दिया, अब कुछ और अलग ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने बहुत महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं। तो विषय, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, उस विषय का अच्छी तरह आपको ज्ञान होना चाहिए। संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध लिखने हैं। निबंधों का आकार बहुत बड़ा, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। निबंध अनुच्छेदों में ले, पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहिए, समझे नहीं? शब्द सीमा और समय का ध्यान रखते हुए निबंध लिखना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। जो विषय है उसी के अनुकूल उसकी भाषा भी होनी चाहिए। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, स्पेलिंग शुद्ध होनी चाहिए, मात्राएं शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, कहावतें मुहावरों का भी प्रयोग होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, रोचक, संक्षिप्त, प्रभावशाली और मार्मिक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध की भूमिका विस्तार और उपसंहार। उपसंहार मतलब एंड। भूमिका यानी प्रस्तावना। निबंध में तीन भाग होता है। पहला प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा बीच में होता है विषय विस्तार, तीसरा होता है उपसंहार या एंड। ये तीन ही बिंदु पर निबंध चलता है। इसकी चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे, आपको समझाएंगे। तो निबंध लिखने वाला व्यक्ति निबंध में अपने ज्ञान का, अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ता है। इसलिए निबंध लिखते समय तीन बातें हमेशा ध्यान रखिए: भूमिका, विस्तार और उपसंहार। भूमिका में आप क्या लिखेंगे? भूमिका में आप विषय का परिचय लिखिए। निबंध का आरंभ जितना आकर्षक होगा, निबंध उतना ही रोचक होगा। मतलब आरंभ में आपको आकर्षण बना के रखना है। भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे, आगे और बढ़ने की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। भूमिका इतनी सशक्त होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है इसमें विस्तार। निबंध का विस्तार बीच में होता है। आपको विषय से संबंधित जो भी जानकारियां हैं यहाँ पर लिखिए और कम से कम तीन अनुच्छेद पैराग्राफ के अनुसार से यहाँ लिखिए। प्रत्येक अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। उपसंहार मतलब होता है अंत कैसा होना चाहिए। निबंध का अंत हमेशा रोचक होना चाहिए और कम से कम शब्दों में सारांश, जिसको बोल सकते हो, के रूप में ये प्रस्तुत होना चाहिए। निबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध हैं, भावनात्मक निबंध, ऐसे कई प्रकार के निबंध। वर्णनात्मक निबंध में जैसे त्योहारों का वर्णन होता है और विवरणात्मक निबंध में घटनाओं की, यात्राओं की, उत्सवों की, व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। और विचारात्मक में कोई समस्या को उठाया जाता है, जैसे जनसंख्या की समस्या, आतंकवाद की समस्या, महंगाई की समस्या है। और भावनात्मक निबंध में भाव की प्रधानता होती है, उसमें ये सब बातें उसमें लिखी जाती हैं। तो निबंध लेखन अभ्यास से सुगम होता है, सरल होता है। अभ्यास
है। निबंध लिखने का हमेशा आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने से पहले पढ़ने का अभ्यास कीजिए, फिर निबंध को बिना देख के लिखने का भी अभ्यास कीजिए। आपकी हर्बल प्रेस के द्वारा जो ग्रामर किताब दी गई है उसमें बहुत सारे निबंध हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत अच्छे निबंध हैं। मैंने पढ़ा है, उसे आप पढ़िए और समझिए।